ईरान और अमेरिका प्लस इजराइल के बीच जो लड़ाई शुरू हुई 28 फरवरी को, और उसके बाद से जिस तरह तेल संकट, ऊर्जा संकट दुनिया के सामने हुआ, उसमें भारत के लिए भी तमाम आर्थिक चुनौतियां सामने ला दी हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा दोनों तरह के तेल, चाहे वो पेट्रोलियम ऑयल हो या फूड एडिबल ऑयल हो, दोनों हम आयात करते हैं। दूसरे देशों से ज्यादा इसलिए आएगा क्योंकि हमारी आबादी दूसरे देशों से ज्यादा है। कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी आबादी भारत से ज्यादा हो, हम तो चाइना से भी आगे। अगर आज रुपया हर हफ्ते या दूसरे हफ्ते 1-1 रुपए भी अगर बढ़ रहा है, जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा, तो आप देखिए कि बगैर कुछ एक्स्ट्रा खरीदे उसी चीज को हम खरीद रहे हैं 75,000 करोड़ रुपए दे के एक्स्ट्रा। अचानक एकदम से चीजें कैसे बिगड़ गई कि हम छठे नंबर पर पहुंच गए। सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि ये जो इंपोर्ट जो है ये हमारा कम हो और एक्सपोर्ट बढ़े। चाइना का मॉडल है, उसको जब ध्यान से पढ़िए। लोग कहते हैं चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, ये है वो है, लेकिन हम अपने एडवर्सरी से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। एग्रीकल्चर जो एक तरह से बैकबोन है, रीढ़ है अर्थव्यवस्था की, उसको मजबूत करने के लिए सरकारों को क्या करना चाहिए? हम क्यों विश्वगुरु बन रहे हैं हर चीज में? भाई शिष्य बनने में फायदा है ना, कि आपकी तरक्की होती है। विश्वगुरु में प्रॉब्लम ये है कि मुझे तो सब आता है, तो मुझे सीखना ही कुछ नहीं। तो आज जरूरत मेड इन इंडिया की ज्यादा है मेक इन इंडिया की? अगर आप मेक इन इंडिया बना रहे हो तो मेड इन इंडिया इनबिल्ट है, क्योंकि जब आप दुनिया के लिए बना सकते हो तो अपने देश के लिए बना ही सकते हो। देखिए, क्राइसिस टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये आर्थिक है, क्योंकि सीधा तेलों के दाम बढ़ गए, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है, ज्यादातर आर्थिक है। इसका समाधान कूटनीति में है। राहुल गांधी ने कहा कि इकोनॉमिक आर्थिक सुनामी आने वाली है और सरकार को हो सकता है इमरजेंसी लगानी पड़ जाए। आपका क्या कहना है इस बारे में? नमस्कार, अमरउजाला.com के मेरे कार्यक्रम खरी बात में आपका स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है। मैं विनोद अग्निहोत्री हर बार की तरह इस बार भी हाजिर हूँ एक नए मेहमान के साथ। देश और दुनिया में इस वक्त तमाम तरह का आर्थिक संकट है और आर्थिक चुनौतियों से दुनिया जूझ रही है। ईरान और अमेरिका प्लस इजराइल के बीच जो लड़ाई शुरू हुई 28 फरवरी को, और उसके बाद से जिस तरह तेल संकट, ऊर्जा संकट दुनिया के सामने हुआ, उसमें भारत के लिए भी तमाम आर्थिक चुनौतियां सामने ला दी हैं। हालांकि उसके पहले भी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के कई तरह के विचार थे। एक पक्ष के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, तो दूसरा पक्ष कहता था कि बहुत सारी कमजोरियां भी हैं और आर्थिक संकट भी आने वाला है। लेकिन युद्ध ने सारी चीज़ों को जो है एकदम तेज कर दिया। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से अपील की कि खर्चों में कटौती करें, सोने की खरीद न करें, विदेश यात्राएं अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो न करें, पेट्रोल डीजल की खपत को कम से कम करें, किसान जो है खाद फर्टिलाइजर्स का जो इस्तेमाल है उसको आधा कर दें। इस तरह उन्होंने एक तरह से खर्चों में कटौती की अपील की। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा कि बहुत जल्दी एक आर्थिक सुनामी आने वाली है और देश में इमरजेंसी लग सकती है। यानी एक तरह से पक्ष और विपक्ष दोनों ये मान रहे हैं कि आर्थिक चुनौतियां काफ़ी गंभीर हैं। ऐसे में इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है अपने कार्यक्रम में जाने माने अर्थशास्त्री विजय सरदाना जी को। विजय सरदाना जी अर्थशास्त्री तो हैं, आर्थिक विषयों की जानकार हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो कानून के भी जानकार हैं, एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के भी जानकार हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। तो जैसा कि विजय जी मैंने अपने संबोधन में कहा कि आर्थिक चुनौतियाँ बहुत विकराल रूप से दिखाई पड़ रही हैं, आप कैसे देखते हैं अर्थशास्त्री के नाते आने वाले समय में देश का आर्थिक भविष्य कैसा है? सर, सबसे पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, 145 करोड़ का देश है और 145 करोड़ की जो जनता है, जो हमारे नागरिक हैं, उनकी कुछ ज़रूरतें हैं जिनको हमें रोज़ पूरा करना है, कुछ उनकी एस्पिरेशन है जिनको हमें पूरा करना है, और इन सब के साथ साथ देश को हमें आगे भी ले जाना है, और जो अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हैं उनका भी मुकाबला करना है। तो अगर आप पूरे इस चेस गेम को देखते हैं तो स्थिति बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब अगर हम एक एक चीज़ से शुरुआत करें, देश की इकोनॉमी या कोई भी व्यक्ति आज की दुनिया में अगर उसको गुजारा करना है तो बगैर ईंधन के वो हो नहीं सकता। हिंदुस्तान में 85% ईंधन हम आयात करते हैं।
इसका मतलब ये है कि अगर हमारी ईंधन सप्लाई में कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो देश में उसका असर देखने को मिलेगा। ग्रोथ इंजन हमारा जो है वो बगैर उसके चलेगा नहीं, बगैर तेल के तो इंजन चलेगा नहीं। जी अनफॉर्चुनेटली हमारा जो तेल डलता है, ईंधन डलता है, चाहे वो गाड़ी में डले, चाहे वो किसी भी मशीन में डले, इवन शरीर में डले, खाने का तेल, दोनों तरह के तेल, चाहे वो पेट्रोलियम ऑयल हो या फूड एडिबल ऑयल मशीन का तेल हो या शरीर का तेल हो, दोनों हम आयात करते हैं। हमारा जो खाने का तेल है वो 70% आयात होता है, जो हमारा ईंधन है वो हमारा 85% आयात होता है। इस स्थिति में दोनों के लिए चिंता है देश में, क्योंकि खाने के ईंधन के बगैर रसोई नहीं चलती और दूसरे ईंधन के बगैर कारोबार नहीं चलते, व्यापार नहीं चलता, रोजगार नहीं चलता। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी आधारभूत चैलेंजेस जिसको हम कह सकते हैं ये है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाहे हम यूक्रेन की बात पहले देखें, आज 5वां साल चालू है, और या फिर हमने फरवरी से जो अभी ईरान में हमने देखा जो गड़बड़ हो रही है होर्मुज के बाद, ऐसी स्थिति के अंदर भारत जब, अगर मैं ये कहूं कि इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, तो जब भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय गड़बड़ होगी उसका असर भारत पे आएगा, और दूसरे देशों से ज्यादा इसलिए आएगा क्योंकि हमारी आबादी दूसरे देशों से ज्यादा है। कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी आबादी भारत से ज्यादा हो, हम तो चाइना से भी आगे हैं। बिल्कुल, अब तो चाइना से आगे। इसका मतलब ये है कि भारत को बहुत ज्यादा सजग होना पड़ेगा और चुनौतियां जो हैं उनको संभालना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए लड़ाई के कारण या किसी भी डिस्टरबेंस के कारण, किसी भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के कारण अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो सीधा हमारे पे असर आता है, क्योंकि दाम बढ़ रहे हैं, हमें खरीदारी महंगी हो गई। इसके अलावा जब हम इंपोर्ट महंगा कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो इसका हमारा सीधा असर पड़ता है निर्यात पे, एक्सपोर्ट्स पे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो कंपटीशन है। उसका असर ये होता है कि जब हमारा एक्सपोर्ट कम होता है तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज कम होती है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें, खाने का तेल और ईंधन का तेल, ये हमें डॉलर में खरीदना है। तो डॉलर की सप्लाई कम हो गई लेकिन डिमांड बरकरार है, इसका असर रुपये पे आता है। मैंने एक एनालिसिस किया था और मेरे चैनल पे उसका डिटेल में वीडियो भी है और बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स में मुझे इसके लिए बुलाया भी गया था। मेरा असेसमेंट ये है कि अगर 1 रुपया डिवैल्यू होता है डॉलर का, भारत की अर्थव्यवस्था पे करीब 72 से 75 हजार करोड़ रुपए का फर्क आता है 1 रुपए से, 1 रुपए के डिवैल्यूशन से। क्योंकि हमारा एक तो दुनिया में इतना बड़ा कर्ज है, प्लस हमें हर साल 700 से 800 बिलियन डॉलर चाहिए अपनी इंपोर्ट ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो 700 बिलियन डॉलर अगर मान लीजिए पहले उसके लिए आपको 80 रुपए के हिसाब से देना पड़ता या 90 रुपए के हिसाब से देना पड़ता, आज 51 रुपए के हिसाब से दे रहे हो, 91। तो 90 से जैसे ही 91 हुआ, 91 का अंदर डिफरेंस तो 1 रुपए का है, लेकिन उसको आप जोड़ दीजिए 700 बिलियन डॉलर में, तो 95 के आसपास पहुंच गया। मैं वही कह रहा हूँ, 1 रुपए का असर मैं आपको बता रहा हूँ कि करीब 72 से 75 हजार करोड़ रुपए का है। अगर आज रुपया हर हफ्ते या दूसरे हफ्ते 1-1 रुपए भी अगर बढ़ रहा है, जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा, तो आप देखिए कि बगैर कुछ एक्स्ट्रा खरीदे उसी चीज को हम खरीद रहे हैं 75 हजार करोड़ रुपए दे के एक्स्ट्रा। हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं खरीद रहे, हालांकि वही सामान जो है, उतना ही सामान, वही क्वालिटी, सब कुछ वही, सिर्फ रुपया 1 रुपया अगर डिवैल्यू होता है तो देश का बिल 72 हजार रुपए करोड़ बन जाता है। ये चुनौती है। अब आप इसको कहां से लाओगे? या तो टैक्स बढ़ाओ, या आप एक्सपोर्ट बढ़ाओ, या आप लोन लो, तीसरा तो कोई रास्ता नहीं। अब तीनों के अपने खामियाजे हैं। लोन भी तो हमारे पर बहुत हो गया है, 200 लाख करोड़ कितना बता रहे हैं, 215-20 लाख करोड़ के आसपास की हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए स्थिति क्या हो रही है सर कि अगर हम और लोन लेते हैं तो और हमारी हालत खराब होती है कि लाइबिलिटीज, क्योंकि आज तो हम गुजारा कर रहे हैं लेकिन हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जीडीपी और लोन का रेशो भी तो बढ़ जाएगा, वो तो बढ़ेगा ही। और जो हमारा पैसा आज भी सर, अगर आप बजट उठा के देखें भारत सरकार का, जो हमारा यूनियन बजट है, जितना हमारा ब्याज है, हमारा ब्याज करीब 11 लाख करोड़ के आसपास है, उतना ही हम लोन ले रहे हैं। ब्याज चुकाने के लिए हमें टेक्निकली लोन लेना पड़ रहा है। पिछले साल तो हम तो चार्वाक दर्शन पर हैं कि ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, उधार लेके घी पी रहे हैं हम, घी पियो। तो कहने का मतलब है कि अगर आप पिछले साल का बजट देखते हैं तो 11,81,000 करोड़ के आसपास कुछ था, उतना ही हमने बाजार से नया लोन लिया, मतलब ब्याज देने के लिए। अभी मूल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मूल तो जैसा है वैसा है,
ब्याज के लिए उल्टा लोन देना पड़ रहा है। इस बार कुछ ऐसा लगा कि सरकार ने ब्याज ज़्यादा हुआ है पिछले साल से, ऑब्वियसली जुड़ा है, लेकिन शायद थोड़ा सा लोन कम किया है क्योंकि सरकार को लगा कि भाई लायबिलिटी और बढ़ जाएगी क्योंकि तो और जुड़ जाएगा। लेकिन अब जो हालात हुए हैं, मुझे लगता है कि इस बार जो हमारा ट्रेड डेफिसिट आएगा मर्चेंडाइज ट्रेड में, वो करीब 400 से 500 बिलियन डॉलर का होगा। तो अब ये स्थिति मैंने बैकग्राउंड किस लिए दिया सर, कि हम अगर आइसोलेशन में देखते हैं तो हमें लगता है कि नई चीज़ मैनेज हो जाएगी, लेकिन स्थिति वही है घर की कि आपने एसी भी लगवा लिए, घर भी बनवा लिया, बड़ा घर भी बनवा लिया, गाड़ी भी कर ली, लेकिन अब बिजली के बिल के पैसे नहीं है, पेट्रोल के पैसे नहीं है, जो हेल्प है उसको देने के पैसे नहीं है। अब आप क्या करोगे, रोजमर्रा के खर्चे आप कैसे निकालोगे? तो आपने चीज़ें तो इकट्ठी कर ली, लेकिन उसको सस्टेन कैसे करोगे, ये चुनौती हो रही है। इसीलिए आर्थिक स्थिति पे भारत सरकार को बहुत गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा और जो हो रहा है मुझे लगता है उसमें बहुत सुधार की जरूरत है। नहीं, आपने कहा कि आर्थिक स्थिति पर भारत सरकार को गंभीरता से ध्यान देना होगा। देखिए, जब 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार गई थी, जिसको कि पॉलिसी पैरालिसिस, लेम डक गवर्नमेंट और तमाम सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने भी कहा था कि अब सरकार जो है एक तरह से ये उसकी शिकार हो गई, जड़ता की। और उस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई सरकार आई थी तो बहुत उम्मीदें थी सबको, हम सबको थी, और ये था कि अब अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार आएगा और काफ़ी आया भी। जैसे देश चौथी इकॉनमी बन गया, हमारा पूरा जो क्या कहते हैं उसको, इकॉनमी हमारी जो है 3 ट्रिलियन से ज़्यादा की हो गई, करीब 4 ट्रिलियन के करीब पहुंच गई। ये सारे पैरामीटर्स पे चीज़ें बढ़ी, सरकार ने उसका प्रचार भी किया और सबको अच्छा लगा कि भाई भारत चौथी इकॉनमी बन गया, तीसरी बनने की तरफ बढ़ रहा है और सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। लेकिन अचानक एकदम से चीज़ें कैसे बिगड़ गई कि हम 6ठे नंबर पर पहुँच गए। और जो आपने बात बताई कि जिस तरह से जो इतना हमको ब्याज देना पड़ रहा है, इतना हम, तो खाली ये युद्ध जो है ये तो इसका कारण नहीं हो सकता। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पहले भी रही हैं, तो कुछ उस पर अगर आप बताएं क्या गलतियां हुई हैं या नहीं होना चाहिए था, जिस पे सरकार को पहले ध्यान देना चाहिए था, तो थोड़ा और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं फिर। देखिए सर, दुनिया में अगर आपको आप इतना बड़ा न्यूज़ एम्पायर चलाते हैं, आपको कुछ भी अगर करना होता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है प्लानिंग। आप अचानक आके तो नहीं कहेंगे कि कल से हम ये एडिशन निकाल देंगे या कल इस पे ऐसे कर दो वैसे कर दो। वो तो पूरा सर्वे होता आपको हर चीज़ देखनी पड़ेगी, अपनी टीम से बात करनी पड़ेगी, कहाँ दिक्कतें आएंगी, कैसे होगा, क्या रिसोर्सेज है, नहीं है, सब कुछ करने के बाद फिर आप एक निर्णय लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो मुझे लग रहा है, भारत सरकार में जितने भी मंत्रालय हैं, क्योंकि मैं अलग अलग सेक्टर्स में साल में कम से कम 50 कॉन्फ्रेंसेस में भी एड्रेस करता हूँ, अपने कैरियर में मैं भी बिजनेस में रहा हूँ, 20-25 साल सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस में, एमडी, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, हर पोजीशन। किसानों से मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की एज ए एक्सटेंशन वर्कर रेगिस्तान में, राजस्थान के अंदर। एंड देन आई वाज ऑल्सो, मेरे को ज़िंदगी में मौका मिला तो आई वाज ऑल्सो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ ए फाइनेंशियल कंपनी। तो मैंने लाइफ के जो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है उसको हर स्तर पे देखा है। फिर भारत सरकार की करीब 55 कमेटीज़ में रहा, तो सरकार कैसे सोचती है करती है वो भी मैंने रहा। तो 360 अगर आप प्रीव्यू देखें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर हमारी कोई चूक हुई है तो वो हुई है प्लानिंग में। हमने प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग बनाया। प्लानिंग कमीशन के अपने चैलेंजेस थे। उम्मीद ये था कि जब नीति आयोग होगा तो कुछ नई नीतियां बनेंगी, वहाँ भी कुछ नहीं दिखा, क्योंकि आपके पास करीब 80 डिफरेंट मेन डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के। फिर आपके यहाँ पे 30 स्टेट हैं और फिर आपकी 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। हर एक के चैलेंजेस अलग हैं। लेकिन जब मैं क्योंकि साल भर घूमता हूँ अलग अलग फोरम्स में, इंडस्ट्री से, किसानों से, बिजनेसमैन से, हर फोरम पे मिलता हूँ मैं लोगों से, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हमने जो सबसे बड़ी हमारी जो चूक हुई ना वो हुई प्लानिंग में। अब प्लानिंग में क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमने पॉलिसीज बहुत बनाई। भाई हमें जो चीज़ अच्छी लगी हमने उसकी पॉलिसी बनाई। मान लीजिए हमने कहा कि हम मेक इन इंडिया करेंगे। मेक इन इंडिया तो करेंगे, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट को अगर आप पढ़ते हो तो उसमें जो पैरामीटर्स दिए गए हैं, जैसे मैं ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख रहा हूँ। फैक्चुअल है वो तो रखना ही पड़ेगा, उसमें कोई हम किसी एजेंडे में तो बात थोड़ी कर रहे हैं पॉलिटिकल। सालाना
2 करोड़ जॉब क्रिएट करेंगे, लेकिन उसमें कहीं नहीं बताया गया कि किस सेक्टर में कितने होंगे, टेक्सटाइल में कितने होंगे, फूड में कितने होंगे, स्टील में कितने होंगे, ट्रांसपोर्ट में कितने होंगे, कंस्ट्रक्शन में कितने होंगे, फिर उसके लिए आपको कौन कौन से स्किल सेट चाहिए। हमने मेक इन इंडिया के लिए हमने साथ में स्किल इंडिया लॉन्च किया। जब आप उसी तरह का डॉक्यूमेंट अगर आप देखते हैं, मेक इन चाइना क्या है, मेक इन अमेरिका क्या है, मेक इन कोरिया क्या है, मेक इन थाईलैंड क्या है, उन देशों की अगर आप पॉलिसी उठा के देखते हो और अपनी उसके साथ कंपेयर करते हो तो आपको तो लगता है यार ये तो बड़ा कैजुअल डॉक्यूमेंट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिसने वो, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि प्रधानमंत्री साहब ड्राफ्टिंग करेंगे, नहीं, ये तो पूरा सिस्टम की बात हो या कोई मंत्री ड्राफ्टिंग करेगा, ये उनका काम नहीं है। उनको तो डायरेक्शन देना है, नीचे जो कॉम्पिटेंसी है वो जरूरी है। जब हम वो डॉक्यूमेंट देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो हमारे राइट लेवल पे जो राइट कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए वो मिसिंग है। हमें तो लगता है उनकी ट्रेनिंग की जरूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है सर, जब भी हम ट्रेनिंग की बात करते हैं हम बात करते हैं जूनियर मैनेजर्स की। पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वहां पे टॉप मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग है। नहीं, हमारे यहाँ तो टॉप मैनेजमेंट ही मान के चलता है, हमें सब पता है। ये जो सिंड्रोम है ना मेंटल, कि हमें तो सब पता है, हम तो टॉप लेवल पे हैं, तो वो फिर कहाँ वो अपनी ट्रेनिंग की बात करेगा। तो सर गलत फहमी में अगर हम रहते हैं तो उसका खामियाजा अगर इकोनॉमी में उठाना पड़ रहा है देश को, तो गलती किसकी है? ये तो मानसिकता का सवाल है ना, माइंडसेट का चैलेंज है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आपने कहा कि रुपया जो है 3-3.5% गिरा हर समय, हर पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के टाइम में, और जो स्थितियां हैं जिस तरह हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो ऐसे में आज की स्थिति में जब लड़ाई के बारे में कुछ पता नहीं है क्या होगा, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि ये जो इंपोर्ट जो है ये हमारा कम हो और एक्सपोर्ट बढ़े? सर इसमें मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं कि आप चाइना का मॉडल है उसको जो ध्यान से पढ़िए। लोग कहते हैं चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, ये है वो है, लेकिन हम अपने एडवर्सरी से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप चाइना का मॉडल देखें, मैं चाइना को पिछले करीब 20-22 साल से ट्रैक कर रहा हूँ। मैं पहली बार चाइना 2006 में गया था, जब वहाँ पे इकोनॉमी की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। जब WTO साइन हुआ 2001 में, चाइना उस समय मेंबर नहीं था, बाद में जुड़ा। और 2004-05 हमारा WTO साइन ना हो इसी में हंगामा मचा हुआ था। और 2004-05 के अंदर कंडीशन ये थी कि चाइना में बहुत क्वालिटी प्रॉब्लम्स थी। इसीलिए देखो कहते हैं ना चाइनीज़ माल, ये पूरी दुनिया में चाइना का रिजेक्शन था। तो 2006 में, मैं इस कॉन्टेक्स्ट को इसलिए दे रहा हूँ कि भारत सरकार को सीखना पड़ेगा। हम गलत फहमी में है कि हमें सब आता है। जब 2006 में मैं पहली बार चाइना गया तो चाइना के जो अधिकारी थे, उनके साथ जो मेरी राउंड टेबल मीटिंग थी, आई वाज ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। उन्होंने सारी दुनिया से एक्सपर्ट्स बुलाए थे, मैं हिंदुस्तान से अकेला था। तो वहाँ मैंने कहा कि आपका ये प्रोडक्ट प्रॉब्लम आ रहा है, आपका माल इतनी जगह रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमारा भी हो रहा था, और हम दूसरों को गाली दे रहे थे कि अरे ये अमेरिका हमारे खिलाफ काम कर रहा है, जापान ख़राब कर रहा है, हमारे माल को रिजेक्ट कैसे कर सकते हो, हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। और जब बात आती थी कहते हमारा छोटा किसान है, ये है वो है, हम बहाने ढूंढते थे। यही क्योंकि उसमें माइंडसेट से गया था कि यार हमारे यहाँ इतने पॉलिटिकल इशू बन जाते हैं तो चाइना क्या सोच रहा है। मैंने जब यही सवाल चाइना के अधिकारियों के सामने रखा कि आपके यहाँ पे क्वालिटी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ भी क्वालिटी प्रॉब्लम है, हम ये कहते हैं ये वेस्टर्न वर्ल्ड हमें जानबूझ के तंग कर रहे हैं, आपका क्या कहना है, आप कैसे डील कर रहे हो? हाँ, उनका जवाब बहुत क्लियर था कि मिस्टर सरदाना अगर क्वालिटी प्रॉब्लम है तो हमें एड्रेस करनी पड़ेगी, हम कस्टमर को कैसे दोष दे सकते हैं, ये हमारी इंटरनल प्रॉब्लम है, वी हैव टू रेक्टिफाई। और ये जो हम मीटिंग्स कर रहे हैं ये उसी पार्ट का एजेंडा है कि वी हैव टू एड्रेस ऑल क्वालिटी प्रॉब्लम्स। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी 2007 में चाइना गया था और फिर मैं 2019 में गया चाइना। तो वहाँ के जो मार्केट्स थे उनमें जो मैंने फ़र्क देखा क्वालिटी को लेकर के, कि जो चाइनीज़ माल जो जिसको लेके हिंदुस्तानी बहुत वो रहते थे, लेके सस्ता लेके चले जाते थे, वो बहुत बाज़ारों में भरा पड़ा था 7 में। और 19 में हम पहुँचे तो 19 में वो ढूंढे नहीं मिल रहा था, वो वही प्रोडक्ट जो है क्वालिटी प्रोडक्ट उनका जो है वो मिल रहा था मार्केट में, कॉस्ट ज़्यादा थी उसकी लेकिन वो अवेलेबल था। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने एड्रेस किया उस प्रॉब्लम को, और उसके लिए उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक प्लान बनाया। मैं आपको एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ। 2 चीज़ें जो भारत सरकार को सीखनी पड़ेंगी कि चाइना ने कैसे सीखा। एग्रीकल्चर, उनको पता था कि अगर हमने किसानों को मैनेज नहीं किया, एग्रीकल्चर इकोनॉमी बिल्ड नहीं हुई, तो एक तरह से सिविल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
आफ्टर ऑल उनको भी तो, अब चाहे वो हमारे इलेक्शन राजनीति नहीं है लेकिन दूसरी राजनीति तो वहाँ भी है। बिल्कुल। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए अब हमें तो आता नहीं दुनिया में काम कैसे हो। उन्होंने एक बड़ा अच्छा मॉडल निकाला। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कौन से 20-30 कंट्री हैं जहां हमें एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करना है। तो उन्होंने क्या किया, प्रोजेक्ट बनाए, और ये क्लासिक चीज़ है जो मुझे इम्प्रेस करी इतनी। चाइना ऑस्ट्रेलिया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, चाइना जापान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, चाइना अमेरिका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, चाइना यूरोप, चाइना फिनलैंड, चाइना फ्रांस, जो उनको समझ में आया उन्होंने उसके साथ वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाए। अब उस समय क्योंकि WTO था, WTO में टेक्निकल असिस्टेंस का एक प्रावधान था, तो उन्होंने कहा, और हर एम्बेसी चाहती थी कि भाई अपने आप को दिखाएं कि हम कितना काम कर रहे हैं। उन्होंने उस चीज़ को पकड़ा और कहा कि ठीक है, हम आपके साथ MOU साइन करते हैं। चाइना जापान एग्री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, चाइना ऑस्ट्रेलिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, चाइना ब्राज़ील डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, चाइना अर्जेंटीना, जो उनको समझ में आया उन्होंने 50 प्रोजेक्ट शुरू कर दी। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी, उन्होंने ये कहा कि हमें नहीं आता, आप अपना आदमी उसका डायरेक्टर बनाओ। अच्छा, उस कंट्री का जैसे चाइना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, चाइना जापान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो इंचार्ज जापानीज पार्टनर अपॉइंट करेगा। हमारा कंट्रीब्यूशन जो है पैसा वो हम दे देंगे, आपको जमीन चाहिए वो दे देंगे, एरिया चाहिए हम आपको दे देंगे, लेकिन उसकी लीडरशिप आप ही का आदमी होगा। क्या करना है, कैसे करना है वो आप जानो, हमें नहीं पता। वो प्रोडक्ट भी आपके एक्सपोर्ट होगा। अच्छा, जब वो हो गया तो उन्होंने कहा कि साहब ये प्रोजेक्ट हमने जो एजेंडा बनाया था वो ठीक हो गया। उनका ठीक नहीं हुआ, अब आप इसको वापस अपने कंट्री में एक्सपोर्ट करके दिखाओ कि एक्सेप्टेबल है या नहीं है। वही प्रोडक्ट अब जब वो उन्होंने बनाया, और अब क्योंकि वो प्रोजेक्ट जापानीज लीडरशिप में था या अमेरिकन लीडरशिप में था या ब्राजील था, तो उनको पता था कि वहां क्या चाहिए। उन्होंने वो पूरा इकोसिस्टम ऐसा डेवलप किया कि वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होने लगे। हमारे यहाँ क्या होता है, हम इंडो इजराइल प्रोजेक्ट किया, झगड़ा ये होता है डायरेक्टर कौन बने। इंडिया भारत सरकार कहती नहीं विदेशी कैसे बनेगा। हम लोग अभी भी उस मानसिकता में है, सामंतीवादी मानसिकता में, कि मैं ही चौधरी बनूंगा। चाइना ने पता है क्या किया, चाइना ने अपनी डिफेंस रिसर्च लैब्स को बुलाया कि देखो हमें पेस्टिसाइड रेजिड्यू मेजर करना है। DRDO है। हाँ, जैसे हमारे यहाँ DRDO है उस तरह की वहाँ चाइना डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको बुलाया कि हम रॉकेट बना रहे हैं, मिसाइलें बना रहे हैं, सब बना रहे हैं, लैब मशीन नहीं बना सकते। उन्होंने उसको टास्क दिया, ये कहा कि देखिए हमें ये महंगी मशीनें नहीं चाहिए। उसमें वो कह रहा है हमें ये भी फीचर है, वो भी फीचर है, कि हमें 50 फीचर भी नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि प्रोडक्ट में पेस्टिसाइड है या नहीं है, बाकी फीचर का अपने को कोई लेना देना नहीं है। आप इन मशीनों को सिंप्लीफाई करके बनाइए। उन्होंने वो मशीनें जो बाजार में मान लीजिए $10,000 की थी, वो $2,000 में बना दी। उनकी अपनी थी। अब $2,000 की मशीन अगर बन जाती है, उन्होंने कहा साहब 2,000 लैब लगाएंगे। तो उन्होंने जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी अपनी ही कंपनियों को दी कि अब हमारा प्लान ये है कि हर तालुका में लैब होगी और अपनी ही मशीनें लगेंगी। तो मशीनें बनाओ, तो 10-15 कंपनियों को काम दे दिया। कोई कुछ मशीन बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। टेक्नोलॉजी आपको हम दे रहे हैं। अब क्या हुआ, सस्ती क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम पूरे देश में छा गया। तो क्या हुआ, जो क्वालिटी बाजार में जाके रिजेक्ट हो वो आप फार्म लेवल पे मॉनिटर कर रहे हो। 1/5 कॉस्ट, आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम हुआ, उसके केमिकल, उसके स्पेयर सब लोकल। अब आप डिपेंडेंट नहीं हो विदेश पे। कितना सेंसिबल काम था। हमारे यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल का कोई एजेंडा ही नहीं है। आपको लैब लगानी है, लगा लो, सरकार थोड़ी सी सब्सिडी दे देगी। अब जो विदेशी है वो क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल तो शायद प्रायोरिटी भी नहीं है। कभी आपने मन की बात में क्वालिटी पे और एडल्ट्रेशन पे सुना है? हम बात करते हैं जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट की, लेकिन हमारे यहाँ कौन सी क्वालिटी कंट्रोल मशीनें हिंदुस्तान में बन रही हैं? कोई मशीन क्वालिटी कंट्रोल की जो पेस्टिसाइड रेजिड्यू टेस्ट करती है कोई 10 लाख से कम नहीं है। वहाँ चाइना में वही मशीन आपको 1.5-2 लाख में मिल जानी है। तो मैंने जब उनसे कहा कि यार हमें हिंदुस्तान में ये मशीनें चाहिए, आप दोगे? तो दे वर साइलेंट कि हम क्यों दें आपको, कॉम्पिटिटर क्यों बनाएं हम आपको। हमने बचपन में मेड इन इंडिया सुना था, जिसमें तमाम सारी चीज़ें जो है भारत में बनती थी। अब मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, जो मेड इन इंडिया था, वो जो कॉन्सेप्ट था वो नेशनल कॉन्सेप्ट, वो नेशनल कॉन्सेप्ट था, विशुद्ध भारतीय उत्पाद। मतलब ये अब नेशनलिस्ट ही भारत का बना हुआ प्रोडक्ट है।
जब आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो आप दुनिया को ये कह रहे हैं कि आप भारत में बनाइए और दुनिया में बेचिए। तो हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाह रहे हैं भारत को, जैसे चाइना का अल्टरनेट, चाइना +1 की जब हम बात करते हैं तो उसमें मेक इन इंडिया फिट बैठता है, क्योंकि आप उन कंपनियों को कह रहे हो कि जो आप चाइना में कर रहे हो वैसा भारत में भी कर सकते हो, आइए और हमारे यहाँ बनाइए। और सब कंपनियां आ गई। तो जो मेड इन इंडिया था वो नेशनल फोकस था, जो मेक इन इंडिया है ये ग्लोबलाइज फोकस। तो आज जरूरत मेड इन इंडिया की ज्यादा है मेक इन इंडिया की, या दोनों के बीच में एक संतुलन होना? नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप मेक इन इंडिया बना रहे हो तो मेड इन इंडिया इनबिल्ट है, क्योंकि जब आप दुनिया के लिए बना सकते हो तो अपने देश के लिए बना ही सकते हो। अगर मैं आज भारत में प्रोडक्ट बना रहा हूं और मेक इन इंडिया करके मैं दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मेरे कंज्यूमर को तो मैं दे ही सकता हूं। तो चाइना में भी तो यही हो रहा है। चाइना में आज कोई इंपोर्टेड प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदता? क्योंकि वहां पे मेड इन चाइना जो है, उनकी क्वालिटी, जो मेक इन चाइना है वो आज पूरी दुनिया को दे रहे हैं। तो मेक इन चाइना तो चाइनीज भी खरीदेगा ना। अगर एप्पल फोन मेक इन चाइना है तो वो थोड़ी मेड इन अमेरिका खरीद के लाएगा, क्यों लाएगा? उसको तो मेक इन चाइना में सस्ता मिल रहा है, उसी देश में बन रहा है। तो मेक इन इंडिया को सक्सेस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमारा ना तो ट्रेड डेफिसिट हम पूरा कर पाएंगे, ना हम रोजगार क्रिएट कर पाएंगे, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता रहेगा और जो आर्थिक समस्याओं की आपने बात करी थी शुरू में वो मल्टीप्लाई होती रहेंगी। एक और सवाल है कि हमारे जो स्टेट्स हैं और सेंटर है, इकोनॉमिक सारी आर्थिक नीतियाँ तय होती हैं केंद्र में आमतौर पर, चूँकि केंद्र कोई जो भी सरकार आती है अपने हिसाब से बनाती है, इम्प्लीमेंटेशन होता है स्टेट्स में। तो वो जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए स्टेट्स और सेंटर के बीच में, भले डबल इंजन की सरकार हो, जो एक नारा है मौजूदा रूलिंग पार्टी का, उसके बावजूद वो कोऑर्डिनेशन दिखता नहीं है जो होना चाहिए। स्टेट अपनी राह चलते हैं और सेंटर अपनी राह चलता है। ये भी एक समस्या आपको लगती है? ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपको एक बहुत क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। कुछ साल पहले भारत ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, केंद्र सरकार ने, वो मोदी जी से पहले की बात है, एग्री एक्सपोर्ट जोन का, और कॉमर्स मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है अपीडा, उसका कोऑर्डिनेशन बनाया कि आप पूरी हिंदुस्तान में एग्री एक्सपोर्ट जोन बनाओ। पॉलिसी यहां बनती थी, इंप्लीमेंटेशन स्टेट में होता था। तो मैं क्योंकि हर स्टेट में घूमता रहा हूं, लोगों के साथ काम किया, वर्चुअली हर स्टेट में मैंने काम किया, वहां की सरकारों के साथ भी और इंडस्ट्रीज के साथ भी, तो दोस्ती हो जाती थी। मैं जो IAS एकेडमी है मसूरी में, वहाँ भी WTO पढ़ाने जाता था, WTO एग्रीमेंट्स थे शास्त्री एकेडमी में। तो वहाँ जब लोगों को पता लगता था भाई एक दूसरे की भावनाओं का समझ में आता है, तो मैंने वहाँ ब्यूरोक्रेसी से पूछा, मैंने कहा यार मेक इन जो एग्री एक्सपोर्ट जोन्स हैं, आप उसमें क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हो? क्योंकि जो सेमिनार में चीज़ें समझ में आई कि जो सरकार ने कहा वो करेंगे। एक ब्यूरोक्रेट ने बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा विजय जी मेहनत हम करें, रिसोर्सेज हम लगाएं, क्रेडिट मिले अपीडा को, तो हम क्यों करें? हम क्यों करें? हमारा नाम का है। सेंट्रलाइजेशन में यही प्रॉब्लम है भारत सरकार और राज्य सरकार में। हम क्या बोलते हैं, ये काम सारा मोदी जी ने करवाया। अरे स्टेट को भी तो क्रेडिट दो, उनको तो मोटिवेशन दो कि इस CM ने अच्छा काम किया, आज उनका नाम नहीं है। तो जब उसको काम की उसकी मेहनत का उसको क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो उसके लिए तो सरकारी पॉलिसी है, उस ब्यूरोक्रेट की तो जेब से कुछ नहीं जा रहा, उसको तो तनख्वाह बराबर मिलने वाली है। अब वो कहता है मैं क्यों काम करूं? और यही मैसेज चाहे सरकारें बोले ना बोले, अगर आप मंत्रियों से बात करो या स्टेट लेवल के पॉलिटिकल लीडर से बात करो, तो ये कहीं ना कहीं उनको बात खटकती है कि हमारे ऊपर जिम्मेवारियां तो सब डाल दी गई हैं, लेकिन क्रेडिट देने को कोई तैयार नहीं है। तो मोटिवेशन कहां है? तो मोदी जी को यह समझना पड़ेगा, यह पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि मेरे साथ किस CM ने और किन अधिकारियों ने इस काम को करने में सक्सेसफुल किया, उनका नाम अनाउंस करें कि मोदी जी को लोगों को अब क्रेडिट देना शुरू करना चाहिए। इससे लोग मोटिवेट होंगे, उनकी फोटो आनी चाहिए मोदी जी के साथ कि देखिए मोदी जी ने कहा ये हॉस्पिटल बनेगा और इन्होंने देखो 3 महीने में बना के दे दिया। ये इनकी तारीफ है, ये इनकी तारीफ है। तो बाकियों को लगेगा यार मेरे को भी PM के साथ फोटो खिंचवानी है। बिल्कुल, यू कैन एक्ट एज ए बूस्टर। अभी क्या हो रहा है कि PMO में शायद मोदी जी को क्या समझाया गया कि सिर्फ आप ही की फोटो आएगी, मुझे लगता है इससे टीम एफर्ट कमजोर होता है, ओवर सेंट्रलाइजेशन। जब तक आप किसी को क्रेडिट नहीं दोगे आप उसको मोटिवेट नहीं कर सकते। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बेसिक चीज है। मैं भी अगर कंपनी में MD CEO था
मेरा एक उसूल बहुत सिंपल था, अगर कंपनी में कहीं कोई डिफेक्ट हो गया, कुछ भी हो गया, चेयरमैन या बोर्ड ने पूछा कि यार विजय गड़बड़ क्यों हुई, तो मैं साफ बोल देता, मैं सर वो चूक हो गई, नेक्स्ट टाइम वी विल लुक इनटू। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, यू आर द लीडर ऑफ द टीम। उसी मीटिंग में अगर कहते थे यार नहीं पिछली बार तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, मैंने कहा सर वो एचओडी जो है, मतलब ही एंड हिज टीम हैज डन रियली हार्ड वर्क सर, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट टू देम एंड वी शुड गिव कॉम्प्लीमेंट टू देम। उनसे ये लगता था कि यार ये बॉस तो सही है, तो बाकी डिपार्टमेंट को भी ये लगता था कि अगर काम हम अच्छा करेंगे तो विजय जी तो पूरी मीटिंग में बोलेंगे कि इस सीईओ ने या इस एचओडी ने अच्छा काम किया। तो इससे क्या होता था, एक टीम एफर्ट, मेरे लिए वो जो एचओडी था वो हमेशा कमिटेड था, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये कहा है कि ये काम करना है और अगर हमने कर दिया तो इसका पूरा शाबाशी हमें मिलेगा। आपको लगता है कि भारत सरकार की नीतियां अभी जो लड़ाई चल रही है और उसको देखते हुए सही डायरेक्शन में जा रही हैं? क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों के भी बहुत अच्छे जानकार हैं और खासकर आप दुनिया घूमते हैं, और मतलब हम दोनों तरह की नीतियों की बात करेंगे, उनकी जो कूटनीति है वो भी और साथ में आर्थिक नीतियाँ भी, इसको देखते हुए जो क्राइसिस है। देखिए क्राइसिस टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये आर्थिक है, क्योंकि सीधा तेलों के दाम बढ़ गए, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है, ज़्यादातर आर्थिक है। इसका समाधान कूटनीति में है। इसीलिए मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाया था अपने चैनल पे कि मोदी जी को अब लीडरशिप रोल प्ले करना पड़ेगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि ईरान और अमेरिका आपस में निपट लेंगे, यूक्रेन और रशिया आपस में निपट लेंगे, उनके जो दोस्त हैं वो समझौता करा देंगे। हम अभी वेट एंड वॉच साइडलाइन पे बैठ के ये काम करते रहे, देखते रहे। लेकिन इस पूरी स्थिति को अगर आप ढंग से एनालाइज करेंगे ग्लोबली जियोपॉलिटिक्स को, तो सबसे ज्यादा नुकसान भारत को है। दोनों, यूक्रेन दोनों का मिला, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि दोनों जगह से तेल की इशू था, तेल डिस्टर्बेंस था, मतलब कि सप्लाई चेन का इशू है। अब जिस तरह से यूक्रेन लगातार रशिया पे अटैक कर रहा है, उनकी रिफाइनरीज पे, आने वाले समय में जो रशिया से सप्लाई थी वो डिस्टर्ब हो सकती है। फिर जो रूपी ट्रेड था, हमारे पास डॉलर नहीं था तो हमें रूपी का रिलीफ वहाँ से मिला। अगर रशिया ने भी इंसिस्ट किया होता डॉलर दे दो तो आज रुपया 100 कभी का पार कर गया होता। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इशू हमारे साथ है कि भाई ईरान का मुद्दा, तो ये तो हमारे लिए आर्थिक चुनौतियां हैं। अब भारत को कूटनीतिक रोल प्ले करना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान हमारा होगा। बाकियों को होगा तो रिलीफ भी मिल जाएगा, हमारे यहाँ ज्यादा होगा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में इंटरनली उतनी ताकत नहीं है। जब हम बात करें, साइज बड़ा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी हैं, और सरकार के पास अगर संसाधन नहीं हुए, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हमने पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये कम कर दी ताकि दाम ना बढ़े। टेक्निकली 10 रुपये किसकी जेब से गए? जो सरकार को रिसोर्स मिलते थे वो कम मिलेंगे। हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तो हमारी रेवेन्यू कम हो रही है, हमारे पे रेमिटेंस नहीं आ रहा तो हमारे सोर्स ऑफ ऑप्शंस जो फॉरेन एक्सचेंज के हैं वो कम हो रहे हैं, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो वो रेवेन्यू कम हो रहा है। कुल मिला के अगर हमारी रॉ मटेरियल प्रोडक्शन बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो हमारे यहाँ बाकी चैलेंजेस आ रहे हैं। तो इसीलिए भारत को इस समय एक लीडरशिप रोल लेना चाहिए, और मैं मोदी जी से बार बार ये निवेदन कर रहा हूं और आपके माध्यम से एक बार फिर कर देता हूं। आपकी दोस्ती सबसे है, आपको ट्रंप साहब अच्छी तरह जानते हैं, नेतन्याहू साहब जानते हैं, पुतिन साहब जानते हैं, यूक्रेन में भी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि जेलेंस्की से आप बात कर सकते हैं, बाकी देशों से आप चाइना से भी बात कर सकते हैं, ईरान से भी रिश्ते अच्छे ही हैं हमारे। सबसे बड़ी बात, आप ब्रिक्स के लीडर हैं इस साल। आपको इस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए हमारे पास। ब्रिक्स में तो ईरान भी मेंबर है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे मेंबर हैं, यूएई भी है, अमेरिका को छोड़कर सारे मेंबर भी है। हाँ, सारे मेंबर हैं, जो लड़ रहे हैं वो सब मेंबर हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पास इस समय एक पर्सनल कनेक्ट है और आपके पास एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। तो मोदी जी को ये कहना चाहिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी आई एम कॉलिंग ए मीटिंग हाउ टू रिजॉल्व दिस मैटर। और जितनी आपकी एम्बेसीज और डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनके माध्यम से अच्छा खासा होमवर्क करके लोगों को मानसिक रूप से तैयार करिए कि भैया सबका भला है। और जब सब लोग कहेंगे, और ट्रंप साहब को भी एग्जिट रूट चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो उनके लिए भी एक रास्ता बनता है, चाहे वो कितना ही शोर मचा लें कि ब्रिक्स इज नॉनसेंस। हकीकत उनको भी समझ में आ रही है, कोई उनके कहने से नहीं चल रहा है, और अमेरिकन कांग्रेस का उन पर दबाव है। तो मुझे लगता है कि एक एग्जिट, एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट रूट ब्रिक्स प्लेटफॉर्म सबको दे सकता है। वो ईरान को भी दे सकता है, अमेरिका को भी दे सकता है, बिल्कुल। और यहाँ पे मोदी जी को अपना लीडरशिप रोल प्ले करना चाहिए। बस कंक्लूड करेंगे, एक दो सवाल। अभी पिछले दिनों आप वियतनाम गए थे, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका वियतनाम का आर्थिक रूप से भारत के को देखते हुए? क्योंकि वियतनाम का आपने काफ़ी गहन अध्ययन भी किया, वियतनाम की स्थिति और इस वक्त आर्थिक रूप से क्या लग रहा है आपको? सर,
क्योंकि वो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और भारत का अच्छा दोस्त भी है। सर, इस समय वियतनाम भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। साइज छोटा है लेकिन भारत के लिए चुनौती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम चाइना +1 की बात कर रहे थे कोविड के समय कि भारत में इन्वेस्टमेंट आएगा। इन्वेस्टमेंट सारा चला गया वियतनाम। स्थिति क्या है वहां देखिए, लोगों ने उन्होंने इस बात को समझ लिया, चाहे उन्होंने चाइना से अपने आप को इंस्पायर किया, कहीं से भी किया, लेकिन उन्होंने सुधार किया। आज आप वियतनाम में जाइए, आम आदमी जैसे हमारा करोल बाग या लोकल मार्केट्स हैं, आप वहां जाइए, वहां क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स देखिए, दे आर फार बेटर देन व्हाट वी आर डूइंग इन इंडिया। आप कोई भी चीज उठा लीजिए, ये जूता जो मैं पहन के आया हूं ये वियतनाम से, ये जूता हिंदुस्तान में 7,000 का है, मेरे को वहां 1,200 में मिला है। वो इंडियन रुपए से 1200, इंडिया में 1200, इंडियन रुपी में 1200। कारण क्या है? ये सारा वो दुनिया का सबसे बड़ा शू कॉम्प्लेक्स जहां पे सिर्फ जूते ही बनते हैं वो वियतनाम में है। जबकि हमारे यहाँ तो आगरा, कानपुर, ये बड़े जूता सर 60,000 लोग, आप ये कहिए कि 60,000 लोग एक, आप ये कह सकते हैं तालुका है। अच्छा, बस उस तालुका में सिर्फ जूते ही बनते हैं। कारण क्या है कि उन्होंने चाइना से बात समझ ली कि आपको इकोसिस्टम डेवलप करना है। मान लीजिए आज कानपुर में जूता बन रहा है, उसका लेस बन रहा है गुजरात में, उसका कोई सोल बन रहा है कहीं साउथ में, उससे काम नहीं बनता। उन्होंने क्या किया, वो इकोसिस्टम बना दिया। लेस भी वहीं बन रहे हैं, सोल भी वहीं बन रहे हैं, अपर भी वहीं बन रहे हैं, अंदर जो डलता है पतावा वो भी वहीं बन रहा है, सारी डिजाइन्स मॉडल्स वहीं बन रहे हैं, अलग अलग फैब्रिक के बन रहे हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, आपको जो भी चाहिए आपको 20 किलोमीटर के दायरे में मिल जाएगी। इस चक्कर में क्या हो रहा है, दुनिया के सारे ब्रांड वहां जा रहे हैं अपना ब्रांड लेके और अपना डिजाइन लेके। लोकल मैन्युफैक्चरर से बात करते हैं कि ये डिजाइन इस कॉम्बिनेशन में बनाना है, ये पैटर्न है, चाहे वो जापान हो, आज चाहे वो चाइना हो, चाहे वियतनाम हो। जो वहां एक कॉन्सेप्ट आया है कि हमें अच्छा काम करना है, मानसिकता बदली है। हमारे यहाँ हमने क्या किया, स्वच्छ भारत शुरू किया, यहाँ से कचरा उठा के पीछे डाल दिया या उस पर कपड़ा डाल दिया या नाली में डाल दिया, सड़क साफ करी नाली में डाल दिया। हमारे यहाँ मानसिकता सफाई की नहीं है, काम चोरी की है कि किसी तरह से दिखना साफ चाहिए, चाहे नीचे कुछ भी हो। वहां ऐसा नहीं है। अगर आप सफाई वाले को भी देखो, वो इस शिद्दत से काम करता है। आप सड़क के किनारे देख लो, बाजार में देख लो, बाकी चीजें देख लो, इवन जो रोड साइड पे फूड स्टॉल्स हैं उनको भी पता है मक्खियां बैठती हैं, उन्होंने उसको पूरा प्लास्टिक से कवर कर रखा है, एक्रिलिक से कवर कर रखा है। यहां तक कि अगर वहां भट्टी चल रही है, आप मजे की बात देखिए, भट्टी चल रही है, आप कोई चीज रोस्ट कर रहे हो, उनको भी पता है स्मेल आएगी। ठेले के ऊपर एग्जॉस्ट सिस्टम बने हुए हैं कि वहां से वो फ्यूम सक करेगा एग्जॉस्ट फैन, और नीचे वो उस फ्यूम को पाइप के माध्यम से नीचे एक वाटर टैंक रखा हुआ है उसमें डालता है, ताकि जब वहां से वो हवा निकले उसमें स्मेल ना रहे। वो सारा अब ये ठेले पे है, ये होटल पे नहीं है। हमारे यहाँ तो होटलों में सिस्टम नहीं है। इंडो अमेरिकन जो डील है, ट्रेड डील जो है, जिसके लिए भारत सरकार बहुत प्रयासरत है, अमेरिका भी प्रयासरत है, और अब लगभग काफ़ी चीज़ें कह रहे हैं कि 99% उसमें फाइन प्रिंट सब फाइनल हो गए हैं, वो साइन होनी है। तो आपने देखा भी होगा। आप उसको किस रूप में देखते हैं, एक अर्थशास्त्री के रूप में? और जो तमाम FTAs भारत सरकार साइन कर रही है, जैसे भी ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, न्यूजीलैंड के साथ किया और कंट्री के साथ कर रहे हैं, उनसे भारत को क्या लाभ होगा? लाभ हो हानि जो भी हो। सर, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं जो आपने पहला मुद्दा उठाया कि इंडो US एग्रीमेंट को लेके। मैंने एक वीडियो है मेरे चैनल पे कि हाथी निकल गया पूंछ अटक गई, क्योंकि अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 99% सब समझौता हो गया, 1% रह गया। गोर साहब ने जो है, हाँ, अब 1% कुछ तो महत्वपूर्ण होगा ना, जो 99 पे भारी पड़ रहा है। तो पूंछ अटक गई, इसका मतलब यह है कि वो हाथी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। अब वो क्या है? 4 मुद्दे। एग्रीकल्चर, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, ट्रंप साहब जिस दिन सत्ता में आए थे, मैंने मार्च अप्रैल में जब ये नेगोशिएशन शुरू हुए थे तब मैंने एक वीडियो बनाया था। ट्रंप साहब की निगाह भारत के एग्रीकल्चर बाजार पे है। कारण बहुत सिंपल है, अमेरिका का सबसे बड़ा बाजार था चाइना। जब ये टैरिफ वैरिफ का खेल हुआ तो चाइना ने रिटेलिएशन में अमेरिका को कह दिया हम तुम्हारा एग्रीकल्चर नहीं खरीदते। इससे क्या हुआ, अमेरिका में जो किसानों का माल करीब 70-80 मिलियन टन, सिर्फ सोयाबीन की मैं बात करूं, वो जाता था चाइना। तो कुल मिला के सोयाबीन, मक्का, जो 3-4 बड़ी क्रॉप्स हैं, ये जाती थी चाइना लाइव स्टॉक फीडिंग के लिए।
अब हुआ क्या, चाइना शिफ्ट हो गया ब्राज़ील, अर्जेंटीना, अब वो माल पड़ा है अमेरिका में। अब उनको सिंगापुर में कितने भी एग्रीमेंट कर ले, दुबई से कितना खरीद लोगे, कितना बेच लेंगे, कितना आप 100 कंटेनर बेच लोगे, रोज का 1 2 4 5 बेच दोगे, इससे ज़्यादा तो उनको बेचना है कम से कम 50 से 100 मिलियन टन माल। उनको चाहिए उतना ही बड़ा डस्टबिन जो चाइना था। अब वो डस्टबिन उनको भारत दिख रहा है कि कहीं तो पटको, और वो सिर्फ पटकेंगे ही नहीं, वो हमारे पे क्वालिटी पे भी दबाव डालेंगे कि आप क्वालिटी के कानून हटाओ, क्योंकि जो क्वालिटी वहाँ है हमारी क्वालिटी नॉर्म्स अलग है। तो अगर हमने मान लीजिए टैरिफ कम भी कर दिया तब भी माल नहीं बिकेगा। जैसे एग्जांपल है जीएम फूड्स को लेकर कि भाई हम जेनेटिक मॉडिफाइड फूड नहीं खाते, वो अमेरिका की मेन क्रॉप है। अब सवाल इस बात का है कि उनका माल तो तब बिकेगा जब कानून बदलेंगे। तो टैरिफ के साथ साथ अमेरिका का पूरा दबाव होगा कि भारत सरकार कानून इस तरह से बदले कि अमेरिका भारत में डंप कर सके, डंपिंग ग्राउंड हो जाए पूरा। वही मैं कह रहा हूं, उनको वही चाहिए। जो 1% बात अटकी हुई है वो वहीं अटकी हुई है। अब मजे की बात देखो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रंप ने अपने पूरे चुनावी भाषणों में यही कहा था, अमेरिका के किसानों को मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा बाजार दूंगा। ठीक है, सबसे बड़ा बाजार। ठीक, अब वो इसलिए एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहे कि मान लीजिए एग्रीमेंट साइन भी हो गया और वहां क्राइसिस चल रहा है एग्रीकल्चर का, तो वो अपने वोट बैंक के पास जाके क्या बोलेंगे, क्योंकि फार्मर्स ट्रंप के फेवरेबल वोट बैंक है। अब वो जाके बोलेंगे कि साहब तुम्हें कुछ नहीं दिया तो प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल चैलेंज है। मोदी जी के लिए भी वही चैलेंज है कि मैं आपको बचाऊंगा डंपिंग से। अब आप एग्रीमेंट साइन कर लोगे अमेरिका से तो किसान तो फिर सड़कों पे आ जाएंगे कि अब पहले ही माल नहीं मिल रहा, एमएसपी नहीं मिल रहा, अब आप और डंपिंग करवा रहे हो। और जितना मान लीजिए हमारे यहाँ सोयाबीन प्रोडक्शन होता है करीब 11-12 मिलियन टन, अमेरिका तो रातों रात डंप कर देगा 20 मिलियन टन। तो हमारा तो किसान मारा गया। तो किसान क्या खरीदेगा? अंतरराष्ट्रीय बाजार, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ बात करते हैं कि साहब हम जीएम टेक्नोलॉजी क्यों नहीं अलाउ करते। मैंने कहा साइंटिफिकली एज ए टेक्नोक्रेट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है पॉलिटिकल इकोनॉमी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन मिल जाता है 36-37 रुपए में, आपकी एमएसपी है 50-52। तो जैसे ही आप खोल दोगे तो मैं मुर्गी का किसान, मैं तेल वाला मिलर, मैं तो इंपोर्ट करूंगा ना। मैं भारत के किसान से 50 रुपए में क्यों लेंगा, या मैं भारत के किसान को बोलूंगा तू भी 36 में दे दे, तो फिर एमएसपी का क्या मतलब रहा? तो किसान तो कहेगा मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही इससे ज्यादा है, तो एग्रीकल्चर बर्बाद। यही हर सेक्टर में हो जाने वाला है। तो चैलेंज भयंकर है, इसीलिए वो जो पूंछ अटकी है। डेयरी प्रोडक्ट्स का भी ऐसे ही कुछ है मसला। डेयरी में भी वही है। अभी तक तो हमारा सरप्लस ट्रेड था 40-45 बिलियन के आसपास जैसा कि, लेकिन अब अमेरिका कह रहा है 500 बिलियन का जो है सामान भारत खरीदेगा। यही तो चैलेंज है सर कि अब जो आपके पास सरप्लस आता था, जिसके कारण अब बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको डॉलर मिलता था और उस डॉलर से आप पेट्रोल खरीदते थे, यही था पेट्रो डॉलर का खेल, यही था। अब सवाल इस बात का है कि अगर वो आपको 50 बिलियन डॉलर मान लीजिए सरप्लस नहीं मिला, वो तो आपने वापस अमेरिका को दे दिया इन द फॉर्म ऑफ ए बाइंग देयर प्रोडक्ट, कि जो सरप्लस है वही माल आप भेज दो, भाई बार्टर ही हो गया टेक्निकली। तो आपको डॉलर तो मिले नहीं, तेल कहाँ से खरीदोगे? उसके लिए डॉलर चाहिए। फिर आप अमेरिका कहोगे यार चलो 50 बिलियन डॉलर का तो माल दे दो, 50 बिलियन डॉलर और दे दोगे तो खरीद लो, तो फिर डॉलर चाहिए। वो कहेंगे कि साहब ठीक है आप 125 रुपये दे दो, हम डॉलर दे देते हैं पर डॉलर। आप फंस गए। और जब आप उनसे माल खरीदोगे तो वही जो डॉलर में आज आपको 90 में मिल रहा है, उसी के आपको 125 रुपये देने पड़ेंगे। तो यू आर इन ए सीरियस विशियस साइकिल, और ये डेंजरस है, क्योंकि जब तक आप डॉलर डिनोमिनेशन में ट्रेड सरप्लस नहीं हो, आपका रुपये नहीं रुकेगा। और अगर रुपये नहीं रुकता है तो पर डॉलर में आपको 75,000 करोड़ रुपए मिनिमम आप पे चूना लगेगा। बिना कुछ किए हर महीने अगर आपका 1 रुपया भी गिरता है, या मैं कह रहा हूँ 3 महीने में भी 1 रुपया गिरता है, तो रोज का 1,000 करोड़ रुपए तो आपकी जेब से वैसे ही निकले जा रहा है बिना कुछ किए। चलिए अब चलते चलते एक पॉलिटिकल सवाल कर लेता हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि इकोनॉमिक आर्थिक सुनामी आने वाली है और सरकार को हो सकता है इमरजेंसी लगानी पड़ जाए। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, आर्थिक सुनामी बहुत बड़ा वर्ड है, इमरजेंसी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन है, क्योंकि आपको जो संविधान में आपसे इमरजेंसी कब लगाओगे, या तो राष्ट्र पे कोई एकदम संकट आ जाए। अब संविधान में तो इंटरनल इमरजेंसी का प्रोविजन ही खत्म हो गया। हाँ, वो तो जनता पार्टी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया था। एक्सटर्नल इमरजेंसी लगा सकते हैं जब लड़ाई का कोई मसला हो। तो वो ये तो खैर एक, ये शायद इकोनॉमिक इमरजेंसी की बात कर रहे हो सर। इकोनॉमिक इमरजेंसी में भी मेरा ये कहना है कि मान लीजिए कि हम
होगा क्या हिंदुस्तान में? आप जो आज एस्पिरेशन दिखा रहे हो कि सब कुछ ठीक है, आपको बेल्ट टाइट करनी पड़ेगी। आप जो गाड़ियां चला रहे हैं, आपको लोगों को मजबूरी ये कहना पड़ेगा कि भैया आप गाड़ी नहीं पब्लिक सेक्टर में उड़ाओ। कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार वास्तव में भारत के लिए कुछ करना चाहती है इस समय, तो आप जो आपकी इंपोर्ट ओरिएंटेड इश्यूज हैं, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप ये देखिए कि टॉप 50 आइटम हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। उन सेक्टर के लोगों को बुलाइए और बताइए कि देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट कर रहे हैं, आपको हिंदुस्तान में ये सर्किट्स बनाने में प्रॉब्लम क्या है, और अगर उसके लिए आपको कोई भी पॉलिसी बदलनी हो, बदलिए ना। लोग कहते हैं हमारी पॉलिसी है, अरे कोई भगवान ने थोड़ी बनाई है। अगर वो गलत पॉलिसी किसी समय किसी सरकार ने बना दी तो बदल दो ना, या उस समय जरूरत रही होगी, आज के हिसाब से गलत है तो बदल दो ना। वो प्रॉब्लम मानसिकता की है, बाजार तो है ही। चलते चलते एक सवाल दिमाग में और आ गया कि जो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स है, भाई 80 करोड़ लोगों को हम खाना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, जो कि कोविड के टाइम में एक इमरजेंसी सिचुएशन में दिया गया था, लेकिन वो अब चल रहा है, 2028 तक चलेगा, उसके बाद आगे। या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह से लाडली बहन योजना, लड़की बहन योजना, 10,000 रुपये खाते में, 2 लाख रुपए उसके बाद देने का, और ये 150 से ज़्यादा पॉलिसी। हाँ, 150 से ज़्यादा पॉलिसीज है। सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जाहिर कर चुका है, मेरा PIL है सुप्रीम कोर्ट। प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि रेवड़ियाँ बांटना कब बंद होगा। ये जो है इसके बारे में क्या है आपका? ये चलती रहनी चाहिए वेलफेयर के नाम पर, या इनको रुकना चाहिए? सर, मैं इसको पॉलिटिकल रिश्वत मानता हूं। अगर कोई चीज आपके वास्तव में फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई है, जो आपकी एसेंशियल नीड है, अगर आप वो आम आदमी को दे रहे हो तो वो तो है वेलफेयर। इसके अलावा जो आप कर रहे हो वो सब राजनीतिक रिश्वत है। और अल्टीमेटली मैंने तो, जो मेरा सुप्रीम कोर्ट में एक PIL है, जो उस पर पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्यों सुनवाई नहीं कर रहा, मैंने एक ही बात कही थी कि जब भी इलेक्शन मैनिफेस्टो होते हैं, एक कानून होना चाहिए कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो भी आप वादे कर रहे हैं उसके लास्ट में एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होना चाहिए। कैसे पूरे करेंगे? कि वादा नंबर 1 में मैंने ये प्रॉमिस किया, मेरे हिसाब से ये खर्चा आएगा, और ये उसकी कैलकुलेशन है। कि मान लीजिए आपने कहा लाडली बहना योजना, आप बताइए कि कितने लोगों को देंगे। आपने कहा जी मेरे यहाँ पे 5 करोड़ लोग हैं, मैं हर एक को 1 रुपये दूंगा, तो 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे ना हर महीने। उसको 10,000 कर दो तो 10,000 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये पैसा कहाँ से आएगा? तो आप पहले हर स्कीम, जो पॉलिसी आप कह रहे हो, ये बताइए कि उस पर खर्चा कितना होगा। उसके आगे ये बताइए कि क्या आप इसके लिए टैक्स बढ़ाएंगे, उधार लेंगे, या पुरानी पॉलिसीज को मर्ज करके ये आप करना चाहते हैं। हाँ, मतलब कैसे करेंगे आप? इसका रिसोर्स कहाँ से आएगा? अगर वो स्टेटमेंट नहीं है तो उस पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो को निरस्त किया जाए, और उस पॉलिटिकल पार्टी को यह कहा जाए कि इट इज मिसलीडिंग द नेशन, शुड नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विजय सरदाना जी। ये थे विजय सरदाना जी, जाने माने अर्थशास्त्री और तमाम आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, कानूनी मामलों के विशेषज्ञ। इस हफ्ते विजय सरदाना जी के साथ हमने बातचीत की। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे विनोद अग्निहोत्री को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।